अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए अपॉइंटेड जो जजेस हैं उन्होंने आज हल्फ उठाया और उनकी तकर्री या उनकी एलिवेशन कह लीजिए ये कंट्रोवर्शियल तभी हो गई जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से 4 मेंबरान ने, जिनमें 2 सीनियर जज साहबान शामिल हैं और 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बैरिस्टर गौहर और अली जफर साहब, उन्होंने वॉकआउट किया, लेकिन इजलास मुलतवी नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से उनको कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस पहले नामजद किया गया, आज सदर मुमलकत ने उनसे हल्फ भी ले लिया और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं को पक्का भी कर दिया जाएगा। ये अभी कायम मकाम है, लेकिन यही आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इलावा अजीं IMF का जो यहाँ पे वफ्द मौजूद है और वो जो जा घुसा, शायद थोड़ा हार्ड वर्ड चला गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इन अ फर्स्ट। ये हमने नहीं देखा इससे पहले। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने एक सॉर्ट ऑफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख डाली रिपोर्टर्स के साथ, जो उन्होंने वहाँ पे बातचीत की। दिस वाज आल्सो अ फर्स्ट। इससे पहले यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे इल्म में तो नहीं है। अच्छा, आज क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से उसी IMF के वक्त ने मुलाकात की, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे से उसी IMF के वक्त ने मुलाकात की। ये क्या मामला चल रहे हैं? ये अनहोनी सी बात है और ये गैर मामूली चीज़ है, ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। हमारे साथ सीनियर लॉयर एतजाज एहसन साहब हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो सर ज़रा इस पे मुझे हमें समझा दीजिएगा, ये नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले यूँ नहीं हुआ। IMF इज़ गोइंग टू कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे जाके जो वो बातें पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा जो याया आफरीदी साहब ने रिपोर्टर से बात करते हुए जो बातें बताई, वो कुछ उससे कुछ हमने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने क्या बात की होगी IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस साहब के साथ। हाउ डू यू सी इट ऑल कि IMF का वफ्द सुप्रीम कोर्ट में? ये बड़ा गैर रवायती मामला है। इसकी कभी रवायत तो नहीं सुनी देखी, ना ही अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करना होता है इन मामलात में। ये तो एग्जेक्टिव के साथ ही मिलते हैं। एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल जो मेंबर्स विद फिस्कल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ जो गवर्नमेंट में है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, कॉमर्स मिनिस्टर हो गए, इस किस्म की जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ ही इनका राब्ता रहता है। ये बिल्कुल ही पहली बार दफ़ा हुआ है कि वो चीफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और चीफ जस्टिस से भी मिले हैं और चीफ जस्टिस से बड़ी उन्होंने बाद में ब्रीफ किया है। अब मुझे उसका तो इल्म नहीं उन्होंने क्या ब्रीफ किया। आई हैव नॉट बीन बिफोर द टेलीविज़न उसको देखने के लिए, मुस्तकिल देखने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल गैर नज़ीर के ये बात है और ख़बर नहीं हमारी गवर्नमेंट। इफ आई मे ऐड टू इट, मैं अर्ज कर देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि उन्हें इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है वो खत उन्हें मिल गया, और वो उन्होंने कहा कि USB उन्होंने साथ दी थी, इसमें काफ़ी डेटा था, बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। वज़ीर आज़म ने उन्हें खत लिखा और फिर उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर को, जो कि PTI के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्हें बुलाऊंगा। अब ये तो कुछ जिरगे टाइप वाली बात होगी। चीफ जस्टिस साहब उन्हें बुलाएंगे, बुला के क्या करेंगे? और ये भी एक नई चीज़ है कि चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को बुला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि IMF ने इस बारे में बात की होगी। IMF ने ज़रूर की होगी कोई अदालतों के मामलात में कि वो ये तो ले रहे हैं, वो तो लेते हैं इस मामले को, तो अंडर कंसिडरेशन रखते हैं हमारे कम अज़ कम हवाले से कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टॉल हो जाती है जब एक केस 6 साल 8 साल 10 साल स्टे ऑर्डर पे चलता रहता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें दूसरे किस्म के काम, एक्टिविटीज़, मेकिंग प्लेस इन अ मार्केट, और ये सब कुछ इनोवेशन, ये रुक जाता है। इस हद तक तो कंसर्न IMF का इसलिए होता है कि वो पैसे देते हैं, भाई साहब उनके पैसे से तो हम चल रहे हैं। पर उन्होंने ये स्टडीज़ तो करते थे और एक्सपर्ट से राय भी लेते थे, लॉ मिनिस्टर भी उनको कई मुल्कों के मिलते थे, लेकिन चीफ जस्टिस को जाके मिलना
और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह पहुंच जाना ये आउटरीच है बहुत ज़्यादा IMF की, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो हमारे अपने मामलात में उनको न्यूट्रल रहना चाहिए और उनको बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस तो ये थी, बड़ी स्ट्रिक्ट कि चीफ जस्टिस नहीं जाते थे किसी भी सरकारी फंक्शन में ये वो, लेकिन उससे तो खैर बदरजा गुरेज हो चुका है और अब एक रवायत बन गई है कि सरकारी इंतहाई काबिल एहतराम एतजाज हसन साहब, PTI का इल्ज़ाम है कि 26वीं आईनी तरमीम लाकर मर्जी के जज लगा दिए गए हैं। हजूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके इल्म में भी है कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस चैम्बर्स और लॉबीज के जज लगाए गए हैं, इस बार भी एक कानून और प्रोसीजर के तहत जजेस लगे हैं। पहले और अब में आप क्या फ़र्क समझते हैं हजूर? पहले इस तरह मतलब है 4 जजेस में से एक आध होते थे जिनको इस कंसिडरेशन पे लगाया जाता था। ज़्यादातर अक्सरियत वही होती थी जिन पे मेरिट हो, और एक आध आप जानते सारे ही पहचानते थे उनको कि वो मखसूस लॉबी के हैं या वो किसी पार्टी में रह चुके हैं, सियासी जमात में उसमें फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं और जज लगा दिए गए हैं। इसमें 60s में अफजल चीमा साहब एक थे जज, उनको लगाया गया था। उस डिप्टी स्पीकर थे वेस्ट पाकिस्तान असेंबली के और उनको जज लगा दिया गया था। उस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद की थी, पर बाद में ये काफ़ी रिवायत बन गई और समझा जाने लगा कि ये एक आध जज तो 5-6 जब हलफ लेते हैं उसमें ऐसे होने चाहिए। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है मामला बना है। और एक जो चीज़ जो लोग देख नहीं रहे, मैं आपको बताऊं, एक जो बात हो ही नहीं रही, मैं हैरान हूँ कि हो ही क्यों नहीं रही। वो क्या सर? और इसी तरह वो ये है कि आपने इस दफ़ा प्रोसीजर ये बनाया कि 54 आई बिलीव 54 अफराद हजरात को रिकमेंड किया गया, मुख्तलिफ मेंबर्स ने मिला के वो जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ मेंबरान ने जो जिनको रिकमेंड किया कि इनको कंसिडर किया जाए इनके नामों को, वो 54 थे। और अगलब ये है कि उनमें से 12 या 13-14 अपॉइंट हुए हैं। अब अगर आपने मेरा नाम दे दिया है उस इम्तिहान में डाल दिया, मुझे भी बिठा दिया है कि आपका भी इम्तिहान है और आपका भी पे भी फैसला होगा। अब मुझे ना सुना गया है, ना मुझे बुलाया गया है, ना मेरे से कुछ कागजात मांगे गए हैं। एक जुडिशल कमीशन के एक साहब ने रिकमेंड कर दिया है, चलो मेरी मर्ज़ी से ही किया है, पर रिकमेंड कर दिया है। अब मेरा नाम और मेरा जो एक रेप्यूटेशन है, मेरी एक हैसियत है, एक मेरी इज़्ज़त है, मकाम है, वो भी आपने उस डायस पे रख दिया। अब वहाँ मुझे ना बुलाए, बग़ैर सुने, बग़ैर मेरे सामने तनकीदी जायज़ा लिए मेरी शख्सियत पे आपने मुझे इग्नोर कर दिया और छोड़ दिया। अब मैं तो मेरे तो रिश्तेदार भी हैरान होंगे, परेशान होंगे कि ये क्या हुआ। फिर मेरे जो शरीक है, जो मतलब जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन तो जो मुखालिफ है, उनके लिए बड़ी खुशी का मामला होगा। वो ये मीडिया पे चलाते फिर रहे हैं कि जी वो जिसको नहीं भी पता उसको पता लग जाए कि अलिफ रिजेक्ट हो गया, बे रिजेक्ट हो गया जी, मुस्तरद हो गया। अब वो बैठे बिठाए अच्छी वाली ये वकालत कर रहे थे, इज्जत थी। काबिल एहतराम एतजाज भाई, हम तो ये सुनते थे कि जज बोलते नहीं, इनके फैसले बोलते हैं, लेकिन अब मोहसिन जज साहबान जो है ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि खत भी लिख रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इसको? बोलने का तो बहुत अरसा से ये आदत पड़ गई जज साहबान को, और जो जज साहबान बोलते और
वकील की बहस में जो बड़ी सख्त, वो आपने देख लिया था, वो दुनिया सारी ने देखा कि पहले दिन ही जब 15 जज बैठे काजी फैज़ ईसा के सदारत में, जी जी, तो वो एक एस्टिमेट था कि 81% वक्त जो लिया बोलने का वो जजेस ने लिया और 19% मिला वकला को। और वकला को भी इस तरह मिला कि वकला ने ये नहीं कि उनको 2 मिनट पूरी बात करने दी गई, कोई पॉइंट समझाया। आपने देखा, ये दुनिया सारी ने देखा, और कौन से जज साहबान ज़्यादा बोल रहे थे, आपस में भी तकरार कर रहे थे जब लाइव टेलीकास्टिंग हुई पहले दिन में, और उसके बाद उसी तरह ही चलता रहा। पर वो 81% जो था, वो कहा जाता है कि किसी ने हिसाब लगाया, उसमें ये भी था कि आपने कहा वो आपको मौका मिला 2 जज साहबान की आपस में तकरार के बीच में बात करने का, ज़बान से आपने, वकील ने इतना ही निकाला कि माय लॉर्ड एज आई वाज सबमिटिंग दैट, वो 2 सेकंड भी काउंट हो गए उसके। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उसको फिर मौका मिला, माय लॉर्ड इफ़ यू लॉर्डशिप विल बी प्लीज टू लेट मी कंटिन्यू। फिर वो जज साहबान ने शुरू कर दिया आप सवाल करने, वो 3 सेकंड भी हो गया। ये इस तरह 2 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड मिला के कुल वकला को 19% मिला है। एतजाज भाई, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वकीलों की तहरीक चली है, आप उसके रुए रवां थे। आज हम हामिद खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने के लिए कोशा है। हजूर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी और मौजूदा तहरीक में क्या फ़र्क देख रहे हैं, और समझते हैं कि पीटीआई कोई वकला तहरीक जो है वो चलाने में इस अंदाज में कामयाब हो सकती है? या पीटीआई ना हो, वकील themselves? वकील themselves तो हम उस वक्त भी ourselves नहीं थे, हमारे साथ मैसेज मिल गए थे, मैस मूवमेंट हो गई थी। जब 27 घंटे लगे आपको इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते ड्राइव करते, तो आप सोच सकते हैं कि वो हमने उस वक्त मैस मूवमेंट का उसको रंग दिया था वकला के लिए कि यार आप भी बन सकते हैं, आप भी जज बन सकते हैं, आप भी जज बन सकते हैं। तो वो तहरीक वहाँ पे कहीं फिजल आउट बीच में हो जाती है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने जो सहाफ़ियों से भी पिछले दिनों बातचीत की, 2-3 चीज़ें मैं आपको वैसे बता दूं। एक तो उन्होंने अपने से सीनियर जजेस को, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, उनका ये काम नहीं करते जज साहिबान। ख़त की बात जो अभी शहजाद भट्ट साहब कर रहे थे, ख़त की बाबत उन्होंने फरमाया कि ये पुरानी आदतें हैं इनकी, ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से देना। फिर सीनियरिटी और एलिवेशन को मिक्स नहीं करना चाहिए, वो असूल अभी तय ही नहीं हुआ। और सीनियरिटी के मामला तो हम देख ही रहे हैं, जो हाई कोर्ट में जो ये सरफराज डोगर साहब की उसमें शक्ल में, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपके पुराने दोस्त हैं, आप उनकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे, या आफरीदी साहब की, अब भी मद्दाह हैं सर आप उनके? ज़रा डिसअपॉइंटेड हूँ। मद्दाही इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होती, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन द रोल ही इज़ प्लेइंग टुडे। आपको अब काफ़ी लोग साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। आज चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब जिनकी आप बात भी कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस से हलफ लिया है। अच्छा, उस 26वीं आईनी तरमीम आने से पहले तो 2 ही नाम सुनते थे हम कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ हो। ये दोनों चीफ साहिबान ने भी आज शिरकत की है 7 नए जजेस से हलफ लेने के मौके पर। तो ये ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका है, ये क्या है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? नहीं, अगर तो उन्होंने की है शिरकत तो फिर तो अच्छी बात है, इन द सेंस के उन्होंने तस्लीम कर लिया है इसको और एक यकजहती आ जाएगी अदालत में। लेकिन ये इस पे एहतजाज तो वो मेरा ख्याल ये तो नहीं कह सकते आप कि उन्होंने एक लिहाज से बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है और अपना या ये रादर के एक्सेप्ट तो कर लिया हो, लेकिन अपना एतराज़ जो है उस पर उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन सर, एक ज़रा अब आप पॉलिटिकल कैप पहन लीजिए और हमारे यहाँ पे सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट तो वज़ीर आज़म की है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट।
और ये पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की है और इमरान खान साहब जो उनको ख़त लिखते रहे हैं, पता नहीं 3 के 4 ख़त उन्होंने लिख दिए, उस पर पहले सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि कोई ख़त नहीं मिला और दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन आर्मी चीफ ने खुद ये फरमा दिया कि ख़त नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं और वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा और ये ख़त जो है ये चाल है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को आप? क्या पीटीआई को फिर यहाँ से नाउमीद हो जाना चाहिए कि अब तो आपको बात ही नहीं चलनी? उनको कहना चाहिए था, सिंपली कहते या मिला या ना मिला या क्या होता, वो कहते जी अगर मिल गया है, मेरे दफ्तर में आ गया है तो चला जाएगा खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, विच इज़ प्रॉपर, विच इज़ अ प्रॉपर थिंग फॉर हिम टू से। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक है, साथ रहें। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन एक तरफ और फिर हुकूमत, ये सब मामला तो इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर हमने बात की, अदालतों के हवाले मामला भी हमने डिस्कस किए, बट जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल बन चुका है अब अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिकी पॉलिसीज़ पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं। भारत जो कि विच इज़ आज राइवल ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया है, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप दूर की बात है। अंडर मोदी रजीम पाकिस्तान के साथ एक इंतहाई हॉस्टाइल रिलेशनशिप है भारत का, और अमेरिका में मोदी मौजूद, वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फॉरेन ऑफिस ने उसे रिबट किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये मिसलीडिंग है, वन साइडेड है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन शहजाद भट्ट साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर का अभी हल्फ उठाना था, उससे पहले ये जहन में था लोगों के कि जो कर्टेल चाइना पॉलिसी है और पाकिस्तान जो चीन के करीब है, उसको चाइना को कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान को भी दबाया जाएगा, और वो हमें नजर आया वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट जो डोनाल्ड लू, अर्स्टवाइल बदनाम जमाना डोनाल्ड लू, उनकी जगह जो पॉल कपूर को अपॉइंट किया गया है, वो उन साहब के क्या नज़रियात हैं भारत को लेके और पाकिस्तान को लेके, वो हमें नज़र आता है। और वो साउथ एशियन रीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी उनको तैनात किया गया। उनसे ऊपर डैरन बिएटी है, उसके पाकिस्तान के बारे में क्या अफकार हैं वो भी हमें पता है। उसके अलावा जो बाकी आप देख लें, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक के पाकिस्तान बारे जो अफकार हैं वो ठीक नहीं है। किस तरह से आपके ख्याल में आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जन्म ले सकती हैं इन मामलात को लेकर? इंतहाई काबिल एहतराम बाजवा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर कर लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है। वो होता है ना, पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई, हुण दुनिया की सियासी शतरंज की बिसात बिछने जा रही है। अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया। आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं। ये मतलब है इज्जत की इंतहा है। इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है। लेकिन खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहां पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल विचों जी तकलीफ है ना, वो है अमरीकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद जो नहीं है, उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा हुआ है। मैं यहां आपको बताता हूं बाजवा साहब हो क्या रहा है जी। अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से एमएम आलम से शुरू कर ले, हुण भैन चाह दा घुट पी के साडे कोलों गए ने, अभिनंदन। अभी यहां हम खेल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब ये है कि 35 तैयारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 तैयारों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान में लैंड करने वाला है, और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये त्यारा बाजवा साहब, ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना। शहजाद भट्ट साहब, मामला ये है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी, हमारे पास भी F-16 है
और वो हमने इस कंडीशन पे लिए थे कि हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल वो नहीं होगा। आपको याद है अभिनंदन वाले मामले में भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिया ने इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने F-16 इस्तेमाल किया है और आपका ये मुआहदा है अमेरिका के साथ, और मतलब इंटरनेशनली उन्होंने कहा कि यार ये आपने AMRAAM मिसाइल जो यूज़ किया था उनका इल्ज़ाम जो लगाया, पाकिस्तान ने कहा नहीं हमने तो JF-17 थंडर इस्तेमाल किया है। बट बात यह है कि F-16 की तरफ उन्होंने क्यों इतना तिल मिलाए थे, उसकी वजह यह है कि वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली और फिर उसके अलावा इकोनॉमिकली वो एक सुपर पावर है। टेक्नोलॉजिकली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि चीन का अमेरिका से अभी मुकाबला करना दूर की बात है। एआई में देखें, बॉस ये जो आप बात कर रहे हैं ना अमेरिका के F-16 हथियारों की, वो ये पुरानी गल हो गई। उन अमेरिका ने जो हमें दिए थे, उससे अगले भारत तो फ्रांस के मिराज हथियारों की जगह जो है उन्होंने ले लिया। निस्बतन F-16 तो पुराने हो गए ने, हम बराबरी पे खेल रहे हैं भारत के साथ F-16 तक, और उनका एक एक पुर्जा जो अमेरिका दे असी मरहूने मिलना था जी। अब जब 5th जनरेशन के हथियारे गए ये है प्रॉब्लम। पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से ओ जी नहीं बनेगा, स्टेडियम इनका नहीं बन सकता, ये मैच नहीं करा सकते, वहां से जलील हुए हैं भारत। वो अब ये दूसरी जलालत उनके ऊपर पड़ रही है बाजवा साहब। देखिए वो एक छोटी चीज है। मुद्दा कुछ यूं है कि अमेरिका को आप बिल्कुल इक्वेशन में से आउट नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी एक बड़ा एक नाजुक मामला है, और सिफारतकारी जिसको आप कहते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हैं, वो आपने कुछ सोच समझ के उनको आप चलाना है आगे, कि एक को आपने नाराज भी नहीं करना, सारों को इकट्ठे लेकर, जैसे बहुत सारी दुनिया में मिसालें हैं। बट मसला भट्ट साहब यहाँ पे ये है कि रजब तैयब अर्दोगान साहब का आपने जिक्र किया, वो पाकिस्तान में मौजूद है। आपको याद है कि एक दफ़ा पहले भी पाकिस्तान आए थे इमरान खान साहब के दौर में, जब वो एक ब्लॉक की बात शुरू हुई थी, जिसमें मलेशिया भी था, जिसमें गालिबन ईरान भी था, जिसमें तुर्की भी था। अब मसला वहाँ पे ये हुआ था कि उस वक़्त सऊदी अरेबिया से फ़ोन आ गया था, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उसको माइंड किया था कि इमरान खान साहब को अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा था, जो महातीर मोहम्मद को उन्होंने मलेशिया जो जाना था मिलने के लिए। तो अब भी सूरत हाल, सऊदी अरब भी हमारा एक बरादर मुल्क है ना, यूएई के साथ हमारे तगड़े ताल्लुकात हैं ना। बीच में गजा, अब ये फरमाइए, अब गजा पे सऊदी अरब को खड़ा होना पड़ेगा। तुर्किया तो उसके साथ, अमेरिका के साथ जाना ही नहीं, ये तो नवश्ता दीवार है। ठीक हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या तुर्की आपको रोल ओवर पे और सस्ता जिसकी पेमेंट वो बाद में लेता है तेल देता है, या यूएई आपको देता है, या तुर्की देता है यूएई की जगह आपके अकाउंट में 3-3 बिलियन रखवा देते हैं वो तुर्की वाले? नहीं रखवाते। मामला ये कि अब उसको बैलेंस कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो तो जो साहिब इख्तियार हैं उनको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी शदीद हो गई है कि किस तरह से अमेरिका से बयान पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका जो पॉलिटिकल पावर वील्ड करता है पूरी दुनिया पर, पॉलिटिकल जो इदारे हैं, यूएन, जिसका आज भी फॉरेन ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ कि जी सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उन पर भारत अमल नहीं करता। भाई अमेरिका चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये सारी आपकी गुफ्तगू को 2 लाइनों में समअप करूं ना, तो सिर्फ 2 लाइनें इतनी है कि आप याद करें, जब एब्सोल्युटली नॉट कहकर आपने चाइना की तरफ जाने से इनकार किया था पिछली हुकूमत ने, और जनाब सारा सीपैक कर दिया था बंद। अब आपके सिपह सलार का जो बयान आया है ना कि त्यारे ताड़े उड़ रहे ने, बाजवा साहब अब वो काम नहीं है, चेंज हो गई चीजें। देखिए बात ये है भट्ट साहब कि एब्सोल्युटली नॉट तो अड्डे देने पर हुआ था, जब एक इमरान खान साहब से सवाल हुआ था कि क्या आप अपनी बेसिस फराहम करेंगे अगर कोई दोबारा यहाँ पे अफगानिस्तान में या खित्ते में जंग में किसी में अमेरिका आते हैं, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। यार फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, लेकिन रिलेशनशिप होते क्या है? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ये एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने कहा था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के बयानात हैं कि अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब कर लिया आपने, अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, अमेरिका IMF हम कैसे चलेंगे, ये क्या कर दिया इमरान खान ने। मेरे मोबाइल पर एक प्रेस रिलीज डाउन ये मेरे सामने नजर आ रही है, ट्रम्प मोदी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जो है वो भी सामने आ गया, और हमारे जो तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान साहब है, उन्होंने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान को इन्होंने स्यापा की भी है बाजवा साहब, पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की भारत मुंतकिली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असल तो इनको पता चल गया है कि अब पाकिस्तान जो है वो पहले जैसा पाकिस्तान नहीं है, अब हुकूमत, फौज, अदलिया एक पेज पे है बाजवा साहब। एनीवेज टॉपिक ऐसा है कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे जी, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन
परेशानी की चीज़ें तो हैं यहाँ पे, कुछ तशवीश तो है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एज वी स्पीक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मुकाबला जारी है। ये जो इससे पिछला मैच था जिसमें बड़ी कमाल की बैटिंग, इतना बड़ा चेज कर लिया, 350 प्लस का टारगेट पाकिस्तान ने चेज किया, आज फिर मामला ये हुआ कि एक दफ़ा फिर बैटिंग कोलैप्स हो गई। हम पहले भी बात कर रहे थे कि बाबर आजम साहब को टॉप पे यानी ओपनर खिलाने, अगर वो वहाँ पे नाकाम हो गए तो फिर आगे एक रीत है पाकिस्तान की कि एक लाइन सी लग जाती है। एक चीज़ और यहाँ पे हमने नोट की है कि दूसरी इनिंग्स में शायद पाकिस्तान कदरे बेहतर खेलता है, लेकिन ये वाला मामला मुझे तो बचपन से देखते हुए शहजाद भट्ट साहब कि कंसोलिडेट करने के चक्कर में ना वो ऐसा रन रेट, अब रिजवान साहब को देख लीजिए, आज रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की है, स्ट्राइक रेट क्या है, और वो कंसोलिडेट करने के चक्कर में रोके रखते हैं जब तक अपनी 50 हो जाए, फिर उसके बाद पुरानी गेम है कि वो चलें जी आखिरी 20 ओवर्स में कोई पावर हिटिंग करेंगे। खैर, नॉट माई टर्फ। एक्सपर्ट कामरान अकमल साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उनसे पूछते हैं कि मामला क्या है। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कामरान अकमल साहब, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि किस तरह से आप क्या रेट करते हैं ये जो आज फिर पाकिस्तान की बैटिंग थी। एक आधा बीच में कोई खुशगवार हवा का झोंका आ जाता है, उसके बाद यकीन नहीं होता कि ये कॉन्टिन्यूअस चलेगा, और वही हुआ ऐसा फाइनल में आज फिर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा जबरदस्त भी मैच जीता, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगी, 2 सेंचुरियां बनी है, जो हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो सडनली फिर नेक्स्ट मैच में आप देखें कि मोमेंटम उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख सकते। अब ठीक है, आज थोड़ी कंडीशन डिफरेंट थी, आप टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग की, पहले तो एज अ टीम कप्तान और कोच ये सोचती है कि यार इस वक्त हमारी टीम में कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग मैच जीत रहे हैं। वो थी आपकी बैटिंग, चेज कर रहे थे आप, बॉलिंग को पहले मौका दे रहे थे। तो आज देखें कि सडनली एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो मेरे ख्याल से इस वक्त सूट नहीं करता था, जब आप 2 दिन पहले 350 रन चेज कर रहे हैं। तो यही वजह रही है कि हम कंडीशन को अच्छे तरीके से और प्रोफेशनली डील नहीं करते क्रिकेट को, बस जो मन में आ जाए, दिल में आ जाए, जो कोई कुछ कह दे उस पे हम लोग चलते, ये नहीं देखते ओपोनेंट टीम कौन सी है, पिच कैसी खेलेगी, और हम किसमें अच्छे हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में। इस वक्त तो बॉलिंग हमारी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। मेरे ख्याल से अगर चेज करते तो ज्यादा बेहतर होना था, अंदर लाइट जरा अच्छा बॉल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें करने वाली 1-2 दिन पहले ना कामरान भाई, 1-2 दिन पहले ये इंडिया का जो मैच था, मैं वो देख रहा था, रोहित शर्मा अच्छा वहां पे बॉल सीम भी कर रहा था, स्विंग भी कर रहा था, वो बड़ा जबरदस्त बॉल था, और वो रोहित शर्मा यहाँ पे आउट हुआ, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने, शुभमन गिल ने, वो जिस तरह से मतलब थ्रू आउट द मैच प्रोजेक्टेड स्कोर जो था उससे उनकी एवरेज नहीं गिरी। हमारे प्लेयर्स ये क्यों नहीं कर पाते? इनकी मतलब ये हमेशा से देख रहे हैं माजरत के साथ कि ये यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे वो एक लाइन लगती तो लगती ही जाती है। अब आज भी हमने 54 पे 3 आउट हो गए, पहले 10 ओवर में 48 डॉट बॉल्स हैं। देखिए ये तो चलता हुआ आ रहा है, और जहाँ जिस टीम की आप बात कर रहे हैं उनके साथ कंपैरिजन अब नहीं बनता हमारा। हाँ 6-7 साल पहले बनता था, उसके बाद उन्होंने हमें ठीक ठाक हर जगह जाके मार दी और कम्पीट किया हम लोगों को। उनके सिस्टम बड़े स्ट्रांग है, प्लेयर बड़े प्रोफेशनल है, उन्होंने टीम बनाई हुई है, बैकअप प्लेयर्स बनाए हैं। वो हमारी तरह नेदरलैंड भी जाके नहीं खेलते रहे, स्कॉटलैंड भी जाके खेलते नहीं रहे, श्रीलंका भी, बांग्लादेश जाके भी नहीं खेलते रहे, उन्होंने बैकअप प्लेयर्स बनाए हैं। और उनके पास बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है, दुनिया की मानी हुई बैटिंग है। हम लोग सिर्फ इसी वजह से मार खा रहे थे कि हमने बैकअप प्लेयर्स नहीं बनाए। हमने जहाँ मौका देना चाहिए वहाँ पे हमने अपने नए प्लेयर्स नहीं खिलाए, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे आपको पता है ये सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है देनी। यहाँ पे आपको अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग जब आप करते हैं ना, फिर श्योरिटी मिलती है प्लेयरों को कि नहीं यार हम रेस्ट भी करेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम कामरान अकमल साहब, हमारे जो कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान साहब, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम साहब एक ब्रांड बन चुके हैं और शायद वो इसी चीज का प्रेशर लेते हैं। मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं और आपसे शार्प जवाब लेना चाहता हूं। पहला सवाल पूछना चाहता हूं, ओपनर बाबर आजम या रेगुलर ओपनर, क्या कहेंगे? देखिए अब 11 तारीख से पहले डिबेट बड़ी चली है कि ओपनर लेना चाहिए। अब वो डिबेट खत्म हो गई। अब जो है उन्होंने उन्हीं के साथ जाना। हमें जब तक चैंपियंस ट्रॉफी खत्म नहीं होती उतनी देर हम लोग एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट फैंस, एज अ मीडिया, सब कुछ हम लोगों को बैक करना चाहिए। देखें अब बाबर ने जिम्मेदारी ली है तो अब पूरी निभाए। फॉर्म अच्छी नहीं है,
ये मेरे ख्याल से स्किल कोई नहीं है। प्रोफेशनली हमें बड़ा हैवली पे भी किया जाता है, हमारे फैंस हमें नवाजते भी हैं जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जब नहीं होती तो नाराज भी होते हैं। हमें दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड जो अगर आप बनाते तो क्या तब्दीली इसमें होती? देखिए तब्दीली काफी होनी थी, 3-4 में होता तो 3-4 डेफिनेटली चेंज करता, लेकिन अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब मैंने कहा ना कि हमें अब इस टीम को सपोर्ट करेंगे जब तक 19 तारीख नहीं होती, पहला मैच नहीं होता, उसके बाद सबको पता, आपको ही पता, हमें ही पता, हर किसी को पता है, यहाँ फल बेचने वाले को ही पता है कि पाकिस्तान की टीम कैसी अनाउंस की है, ओपनर नहीं। चले अगर आप नाम लेना पसंद नहीं कर रहे तो मैं कह देता हूँ फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की टीम में शमूलियत पर मुझे एतराज है, वो मिसफिट है। आप एग्री हैं? देखिए हर कोई, मैंने कहा ना, क्रिकेट को समझता है, बिल्कुल जो क्रिकेट समझता है वो डेफिनेटली कहेगा कि ओपनर्स के साथ, बगैर ओपनर्स के आप जा रहे हैं, एक दिन पहले आप डिसाइड करेंगे किसने ओपन करनी है। ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चलाई जाती। प्रोफेशनली मैं बार बार कहता हूँ, आप जब तक अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप डिसीजन अच्छे नहीं लेंगे, तो उतनी देर आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। तो यही वजह रही है। देखिए सिर्फ फहीम और खुशदिल शाह की बात नहीं, अच्छे प्लेयर है नो डाउट, लेकिन आपको वो प्लान का हिस्सा था तो आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे उनको खिलाते, साथ रखते, फिर पता चल रहा था। कामरान भाई एक चीज है ना, साल के बाद लेके आएंगे तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर बातें तो बनेगी। लेकिन एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि चले साइम अयूब बेचारा वो अनफिट हो गया, उसके अलावा फखर जमान है, स्पेशलिस्ट ओपनर है कौन सा इनके अलावा हमारे पास? देखिए हमारे पास बहुत अच्छे ओपनर हैं। आप इमाम देखें, उसके 9-10 100 है। शान मसूद आप देखें कि कितना जबरदस्त प्लेयर है, ओपनर है। उसके अलावा शामिर एक अंडर-19 का बच्चा, बड़ा एग्रेसिव, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। अभी मैं डोमेस्टिक देख रहा हूँ, हमारी टीम के साथ हूँ, गनी गिलास के साथ, क्या जबरदस्त आउटस्टैंडिंग टैलेंट है वो। मेरे ख्याल से वो ये ओपनर्स बहुत है। हम लोग एक्चुअली पता है क्या कि हम छुपना चाह रहे हैं कि साइम नहीं है, उसको हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, यूके भेज रहे हैं, उसकी एक एक चीज की वीडियो हम दिखा रहे हैं कि हमें कितना लॉस है। ये लॉस आपने खुद बनाया, आपने अपने सिस्टम को वीक किया जब आप ऐसी सिलेक्शन करते हैं। खैर अब क्या बात करें, बहुत सी सब 1-2 नहीं, मैं तो 3-4 मैंने कहा ना, मैं चेंज करता जो बेस्ट टीम के इंटरेस्ट के लिए होता है। ठीक फरमा रहे हैं कि आप 3-4 तब्दीलियां करते। इसी तरह मैं बात को आगे लेके जाना चाहूंगा कि इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसके हवाले से, कुछ तैयारी के हवाले से आप मशावरत देना पसंद फरमाएंगे? देखिए इंडिया के साथ डेफिनेटली इंडिया की बड़ी मजबूत टीम है, नंबर 1 टीम है, बड़े कमाल के प्लेयर है उनके पास, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, आप देखिए ऑलमोस्ट उनकी पूरी टीम है। और उनके पास 5 स्पिनर्स हैं, हमारे पास 1 है। हमारे पास 4 फास्ट बॉलर जो खेल रहे हैं, हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, वो पूरे 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। छठा उनका हार्दिक पांड्या है। तो हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो हमें बॉलिंग कंप्लीट करानी पड़ेगी उनके खिलाफ। हम 4 बॉलर्स के साथ नहीं जाएंगे। फिर हमारे टॉप ऑर्डर को फखर और बाबर, सऊर या कामरान गुलाम खेलते हैं या उस्मान खेलते हैं, टॉप 3 को परफॉर्म करना पड़ेगा, एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी उनके खिलाफ। नहीं, जो 3 मुल्की सीरीज है उसमें तो आपके बॉलर जो है वो माजरत के साथ वो पिट गए हैं। तो इस सूरत हाल में चैंपियन ट्रॉफी में कितने फीसद चांसेस आप समझते हैं हमारे जीतने के हैं? देखिए बींगे पाकिस्तानी, आपकी मेरी सबकी ख्वाहिश है कि हमारी टीम जीते, टॉप 4 में फिनिश करे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी एग्रेसिवली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अच्छी प्लानिंग के साथ। ये नहीं आप इस ब्रांड के साथ नहीं आप बड़ी टीमों से जीत सकते। तो इसलिए एक अलग ही टाइप की जो आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट है वो हमें 5-6 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। बाकी टीमें कहाँ से कहाँ चली गई हैं, इसी वजह से हम लोग मार खाते हैं। सालों बाद एक विक्ट्री हम लोग ऐसी लेते हैं, उसके बाद फिर कई साल फिर उसे ही चलाई रखते हैं, उसी में हम चलाते रहते हैं, उसी को बेचते रहते हैं, हम आगे का नहीं सोचते कि हमने क्या। अच्छा ये भी बात बार बार ही होती है कि यार प्लेयर्स तो है, टैलेंट तो है, उसको कल्टीवेट करना है, पता नहीं कब कल्टीवेट होगा। थैंक यू वेरी मच कामरान अकमल साहब, हमारे साथ एक्चुअली खत्म हो गया। बाजवा साहब, मोहसिन नकवी सोच रहा है कि मैं दुआ करा के दवा करा, बट सब गल आ गई है दुआवां ते, यानी कि दुआ पे। बस ठीक है, अल्लाह खैर करे, फिर चल यही कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। या दवा तो कर ली है ना आपने, अब दुआ की बात आ गई है। यही तो अभी डिस्कस हम कर रहे थे, प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया जी। आपसे कल इसी टाइम मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।